हेलो दोस्तों, कल हमने आपको स्वरों के बारे में बताया था, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और उसका वर्गीकरण करके दिखाया था। अब उसी में अगला वीडियो हम बना रहे हैं, स्वरों की मात्रा। मात्रा जो है स्वरों की या हिंदी भाषा की एक प्रमुख तत्व है उसका है। स्वर बिना स्वरों के हम लिख नहीं सकते हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा सीखने के लिए ज़रूरी होगा कि हम स्वरों के बारे में और उसकी मात्राओं के बारे में ठीक से समझें। और दिक्कत भी यहीं पर आती है जब बच्चों को स्वरों की जानकारी ठीक से नहीं हो पाती, उनकी मात्राओं की, और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तो बच्चे लिख नहीं पाते हैं या फिर पढ़ नहीं पाते हैं। तो बच्चों को जो स्वरों की मात्राएँ हैं, जो उसके प्रतीक चिन्ह हैं, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। और जब ये प्रतीक चिन्ह आ जाते हैं तो हिंदी भाषा बहुत सरल हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णित स्वरों के अपने प्रतीक या मात्राएँ होती हैं। जो मात्राएँ जिनको आप कहते हैं उनको हम प्रतीक भी कह सकते हैं। प्रतीक इसलिए कि अगर उसको हम जैसे आ है, तो आ के रूप में उसको न लिख के उसको भी हम आ ही मानते हैं। वो तो एक लिखने की सुविधा के लिए हमने उसको मात्रा का रूप दे दिया है। जैसे आ है तो इसका प्रतीक होगा ये, और ये भी आ ही है, आ का प्रतीक है। जैसे हम इस मात्रा को कौ में जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है का। अब ये कौ नहीं रहा, ये हो गया का, आ की मात्रा जुड़ गई है। और जब ई की मात्रा को हम, ई है, ये इसकी मात्रा है, और जब हम इसको इसमें जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है की। ई है तो बन जाएगा की, और ये है इसका प्रतीक, ये भी ई ही है, और ये आ है। तो प्रतीक के रूप में हम इनको याद करते हैं। और ये प्रतीक इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये शब्दों में लगाने के लिए सरल होते हैं, आसान होते हैं। अब ई को हम अगर की को इस रूप में तो लिख नहीं सकते हैं, कौ धन ई, ऐसे की पढ़ें, ऐसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए इसको क्या कर दिया, एक प्रतीक का रूप दे दिया, एक मात्रा का रूप दे दिया, और उसको मात्रा लगाने से हमें आसान हो जाता है हिंदी भाषा पढ़ने में और समझने में। तो इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमने ये तरीका अपनाना पड़ेगा। इसके लिए हमने बच्चों को ये प्रतीक चिन्ह सिखाने होंगे और उनको ठीक से समझाने होंगे, ताकि उनकी समझ में ठीक से बैठ जाए, तभी वो हिंदी भाषा को ठीक से समझ सकते हैं। अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है। अब जो पहला वर्ण होता है स्वर का अ, उसकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। वो सारे व्यंजनों में समाहित है, बिना उसके व्यंजन पूर्ण नहीं है। अन्य स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर शब्द बनाने में मदद करते हैं। जो अन्य स्वर हैं वो व्यंजनों के साथ मिलते हैं और शब्द बनाते हैं। जैसे हमने कोई शब्द हमने लिखना है, किताब लिख देना है, तो ये क के साथ ई मिलेगा, ई ध्वनि मिलेगी, तभी की बनेगा। और ता के साथ आ की मात्रा मिलेगी तभी ता बनेगा, और ब। तो इस तरह से किताब बनेगा। तो अगर हम इसका और वो करें तो किस तरह से होगा, ई की मात्रा धन क, धन त, धन आ की मात्रा, धन ब, इस तरह से धन अब यहाँ पर आएगा, नहीं तो ये अपूर्ण है, तब जाके ये किताब शब्द कंप्लीट हुआ। इतने वर्ण इसमें आएंगे तब ये शुद्ध शब्द बनेगा किताब। तो कहने का मतलब है, ये जो ध्वनियाँ हैं, स्वरों की जो मात्राएं हैं, स्वरों के जो प्रतीक हैं, इनके बिना कोई भी शब्द निर्माण नहीं हो सकता है। तो इस शब्द निर्माण में जो व्यंजनों के साथ मिलते हैं स्वरों की मात्राएं, स्वरों के प्रतीक, तब जाके शब्द बनते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये स्वर दिए गए हैं अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। कुल मिला के 11 स्वर यहाँ पर दिए गए। 11 स्वर होते हैं हिंदी भाषा में। और इसके अलावा जो अंक अह आता है वो अनुस्वार और विसर्ग माने जाते हैं। ये स्वर नहीं माने, स्वरों से अलग माने जाते हैं। हालांकि इनकी भी मात्राएं हैं और उनसे भी शब्द निर्माण होते हैं, लेकिन शुद्ध स्वर जो है वो 11 माने जाते हैं। और इनकी मात्राएं किस तरह से हैं, देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं है, और आ, इसकी मात्रा इस तरह का एक डंडा है,
ई की मात्रा अक्षर के जो व्यंजन है उनके इस तरफ लगेगी, बाईं ओर लगेगी, और ये वाली दाईं ओर लगेगी। क यहाँ लिखेंगे हम, की तब बनेगा, और ऊ नीचे से लगेगी। इस तरह की मात्रा है, सात की तरह। और ऊ ये एक की तरह है, हिंदी के एक की तरह, ये भी नीचे लगेगी। ऊ और री, ये तीन मात्राएं ऐसी हैं जो किसी भी व्यंजन के नीचे से लगेंगी। ये री की मात्रा है, और ये ए की मात्रा है। इसमें एक ऊपर से एक मात्रा होती है, और ऐ में दो मात्राएं होती हैं ऐसी। ओ में एक डंडा भी होता है, एक मात्रा भी होती है। इस तरह से ऊपर से पूरी मात्रा इसको और इसको मिला के बनेगी। ऐसे औ में इतना हिस्सा जो है ये मात्रा का है, ओ में इतना हिस्सा मात्रा का है, ओ में ही लगे हैं ये सब। और फिर उसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार में अंग जो है ये दो रूपों में है। एक तो ये है अनुस्वार। अनुस्वार जो होता है वो नासिक के होता है, यानी इसकी ध्वनि नाक से आती है। और दूसरा रूप ये चंद्र बिंदु वाला है, इसकी ध्वनि नाक और मुंह दोनों से आती है जब हम इसको बोलते हैं। जैसे आप अनुस्वार इसको देखिए पहले, ये है संग ग, संग ग, नाक से आ रहा है संग। और अब दूसरा जो है चंद्र बिंदु वाला, ये है चाँद। इसमें नाक से भी ध्वनि निकलेगी और मुंह से भी। गाँव, इसमें भी गाँ कहने में इसी तरह से ध्वनि निकलती है। तो ये है अनुस्वार। उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग जो अ है, इसी के पीछे दो बिंदु लगाए जाते हैं, इसको कहा जाता है विसर्ग की, विसर्ग या विसर्ग की मात्रा जो है अ की मात्रा। तो इसको कैसे लगाते हैं, शब्दों में प्रयोग कैसे होता है इसका, जैसे हम अतः बोलते हैं तो ह की ध्वनि इसमें निकलती है अतः, तो ये विसर्ग यहाँ पर लगेंगे। ऐसे दुख, तो दुख में भी लगते हैं, और स्वतः, स्वतः में भी ये लगते हैं। इस तरह से कई शब्द हैं जिनमें विसर्गों का प्रयोग होता है। अब फिर है अ की मात्रा क्यों नहीं होती, अ का क्या उपयोग है। अब अ की मात्रा क्यों नहीं होती है और आ से ही मात्राएं क्यों है, क्योंकि सबसे पहला प्रयोग अ का ही होता है। अ की मात्रा पूरे व्यंजनों में स्वतः समाई होती है। जैसे क लिखते हैं तो क मूल रूप में ऐसा होता है, या जिसको हम आधा क भी कह सकते हैं। और जब हम इसमें अ जोड़ते हैं तभी ये पूरी रूप से क बनता है। ऐसे ही ख धन अ बराबर ख, ग धन अ बराबर ग, घ धन अ बराबर घ। यानी ये शुद्ध व्यंजन तब बनते हैं जबकि इनमें हम अ को लगा देते हैं, और ये पूरे व्यंजनों में लगता है अ। तो इसको मात्रा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये पूरा ही व्यंजन में जुड़ा रहता है। फिर कहता है अ का क्या उपयोग है। अ का यही उपयोग है कि ये व्यंजनों को पूर्ण करता है, इनमें मिलके, सब में मिलके व्यंजनों को, सारे व्यंजनों में मिलके उसका उपयोग करके पूरा अ क के साथ जैसे मिला तो क हो गया, ख के साथ मिला तो ख हो गया, तो संपूर्ण करता है व्यंजनों को। तो इस तरह से आप स्वरों को समझ चुके होंगे, तो आप इसको ध्यान रखिए, और स्वर और उनकी मात्राएं सीखनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अ का उपयोग तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब मात्राओं का प्रयोग कैसे होता है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। आज एक मात्रा लेंगे, जैसे आ है, ये इसका प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है आ। आ आ, आ का प्रतीक है, तो इसको, इसका उच्चारण भी आ करके ही करना पड़ेगा। जैसे क में लगाएंगे तो का, ख में लगाएंगे तो खा, ये क धन आ। ऐसा आप नहीं लिख कर क्या लिखते हैं, क धन आ की मात्रा या आ, ये एक ही चीज़ है। तो ये अधिक सरल है, तो इसलिए हिंदी में इसी को प्रयुक्त किया जाता है, ये बन जाएगा का। अब ये क नहीं रहा, मात्रा लग गई, आ की मात्रा लगी, जिस जैसी मात्रा लगेगी वैसी ध्वनि निकलेगी। आ की मात्रा लगी तो आ की ध्वनि। अब अगर इसमें ई की मात्रा लगा दें, ई, तो ये बन जाएगा की, ई की, और ई की, उ कु, कु,
जिस स्वर की मात्रा लग रही है उसी स्वर की आवाज़ हमने यहाँ पर बनानी है या निकालनी है या निकाली जाएगी। क धन आ का, क धन ई की, क धन ई की, क धन उ ऊ और क धन उ कू। तो इस तरह से इस चीज़ को समझें कि जो स्वर लगेगा, जिस स्वर की का प्रतीक लगेगा उसी स्वर की आवाज़ निकलेगी। इसी तरह से ख में भी होगा, ख धन आ खा, ख धन ई की। तो आप इसको समझ सकते हैं कि सबसे पहले आ की मात्रा वाले शब्दों को हम लिखते हैं जैसे, तो कई शब्द बनते हैं आ की मात्रा वाले। तो बच्चों को सीखने के लिए इसका एक तरीका ये भी है, जो उनकी पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो भी पाठ होते हैं उन पाठों में हम आ की मात्रा छाँटने को कह सकते हैं। जैसे आम, काम, नाम, राम। तो इस तरह से ये शब्द बनेंगे। और भी अन्य बहुत सारे शब्द बन सकते हैं और उनकी पाठ्य पुस्तक में जो भी, जैसे कोई लाइन में लिख देता हूँ, जैसे आज बाजार में बहुत आम उपलब्ध। अब ये है बड़े बच्चों के लिए जिनको अभी पढ़ना नहीं आया, हालांकि वो कक्षा में पढ़ गए लेकिन उनको पढ़ना नहीं आ रहा, तो हम उनसे कह सकते हैं इसमें जहाँ पर आ है या आ की ध्वनि है उसको आप गोल कर सकते हैं। आज, बा, इसमें भी आ की ध्वनि है, जा में भी आ की ध्वनि है, आ फिर से आया है। तो इस तरह से जो उनकी किताब है उसमें जो पाठ दिए गए हैं उसमें से वो आ के उच्चारण वाले शब्दों को गोल कर सकते हैं। धीरे धीरे उनकी समझ में आ जाएगा कि आ की ध्वनि किस तरह प्रयुक्त की जाती है। तो इस तरह से हम उनको ये भी कर सकते हैं कि आ की ध्वनि से या आ की मात्रा वाले 20 शब्द लिखें। होम गृह कार्य भी दे सकते हैं। आ की मात्रा लगे हुए 20 शब्द लिख के लाएं। ये होमवर्क हम बच्चों को दे सकते हैं। तो इससे बच्चे का अभ्यास होगा और वो आ की मात्रा को सीख जाएगा। आ की मात्रा पहली मात्रा है, इसको अगर उसकी समझ में ठीक से आ गया, बात दिमाग में बैठ गई, मात्राएँ क्या होते हैं, अ की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं और आ की मात्रा के शब्दों को कैसे लिखते हैं, और ये सारी चीज़ें अगर बच्चे की समझ में आ गई तो आगे की मात्राएँ फिर उसके लिए सरल हो जाती हैं। और जब मात्राएँ सरल हो जाती है, पूरी हिंदी भाषा लिखनी और समझनी उसके लिए बहुत सरल हो जाती है। धन्यवाद। आज स्वरों की मात्रा को हम यहीं पर विराम देते हैं और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर आपको ठीक लगता है वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।